हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी मेड इजी पे। आज मैं आपके सामने अपनी वीडियो मैट्रिसेस टॉपिक का पार्ट 4 ले आया हूँ। इससे पहले जान लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है रैंक ऑफ मैट्रिसेस, उससे कैसे हम रैंक निकालते हैं। उसके दो टाइप्स भी पढ़े हैं जिससे हम रैंक निकाल सकते हैं, जैसे एक यूक्लिडियन फॉर्म था, एक और नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म था। अब हम रैंक ऑफ मैट्रिसेस का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो शुरू करते हैं। सपोज a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn इज इक्वल टू 0। a21 x2 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट 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 a2n xn इज इक्वल टू 0 और डॉट 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 am1 x1 am2 x2 am3 x3 प्लस वन डॉट 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 प्लस amn xn इज इक्वल टू 0 is a system of m homogeneous equation in n number of unknown variables x1 x2 n डॉट 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 xn। अब ये कह रहा है कि हमें जो है m होमोजीनियस इक्वेशंस दिए गए हैं, मतलब m नंबर के, जैसे एक ये है, एक दो दूसरा है, फिर डॉट डॉट लगा के ये mnth वाला है, और कितने अननोन वेरिएबल्स के साथ है ये n अननोन वेरिएबल्स, क्योंकि देखिए 1 से शुरू हो रहा है n तक खत्म हो रहा है। तो ये m होमोजीनियस इक्वेशंस हैं अननोन n नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के लिए, x1 x2 डॉट 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 xn के लिए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट a इज इक्वल टू a11 a12 a13 डॉट 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 a11 a1n a21 a22 a23 डॉट 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 a2n डॉट 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 am1 am2 am3 डॉट 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 amn। हम इसे ऐसे क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये हम जैसे देख सकते हैं कि ये इक्वेशंस हैं, उनका हमने कोफिशिएंट्स जो हैं उन सभी को a में हमने रख दिया है। जैसे इसका a11 है, इसका a12 है, इसका a13 है, इसका a1n है। वैसे ही हमने पूरे m नंबर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस का n वेरिएबल तक a में हमने पुट अप कर दिया उसके कोफिशिएंट्स को। और हमारे पास कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? n नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो उसे हमने x से डिनोट करके एक मैट्रिक्स में डाला है, x1 x2 डॉट 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 xn तक। ये m क्रॉस n ऑर्डर का है और ये n क्रॉस 1 ऑर्डर का है। अब देन द सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हम ax इज इक्वल टू 0 जो है उसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन कह सकते हैं। अगर हम a इंटू एक्स करें तो हमें दोबारा यही चीज वापस मिल जाएगी। अब कुछ नोट देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इफ ax इज इक्वल टू 0, अगर ax जो है a इंटू एक्स यानी a मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो अगर 0 के इक्वल है, द मैट्रिक्स इक्वेशन, देन इफ द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू r, देन, और अगर a यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो मैंने बताया है आपको कि सारे वेरिएबल्स के आगे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैंने a में रखा है, तो उनका जो रैंक है उस a मैट्रिक्स का वो अगर इक्वल टू r है, तब देखते हैं। पहला क्या है? इफ r इज इक्वल टू n वेयर n इज द नंबर ऑफ अननोन, देन n माइनस r इज इक्वल टू n माइनस n इज इक्वल टू r। तो हम देख सकते हैं कि अगर r जो है वो रैंक है a मैट्रिक्स का और वहां पर r जो है वो n की इक्वल है, n क्या है? वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है, जैसे मैंने बताया अभी, x1 x2 x3 डॉट 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 xn। अब अगर रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल से इक्वल है तो क्या होता है? n माइनस आर क्या होगा? n माइनस n, क्योंकि r इज इक्वल टू n है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। तो इसका क्या मतलब होता है कि हमें कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर r जो है वो n से छोटा है, तब हमें क्या मिलेगा? देन n माइनस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें। अगर रैंक जो है वो r से n से छोटा है, यानी नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स से छोटा है, तब हमें क्या मिलेगा? n माइनस आर की कुछ वैल्यू आएगी, जैसे 1 2 3, तो उतने ही हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे।
अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे हमें ज़्यादा ही क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व कंप्लीटली द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कौन कौन से इक्वेशन दिए हुए हैं? x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x माइनस 11y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। अब जैसा हमने वहां पर स्टेटमेंट्स में देखा था कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सपोज कि जो इक्वेशन है उनके सारे जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम ए मैट्रिक्स में रखते हैं। तो a इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 4, 1 माइनस 11 प्लस 14। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? 3, x, y और z, x, y और z। तो उसे हम x के अंडर पे एक मैट्रिक्स में बना के लिख देते हैं, x, y और z। और जो जीरो मैट्रिक्स है वो तो जीरो जीरो के इक्वल होता है। तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को ये डिनोट करता है। तब हम अगर ax इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू क्या है? ये है। और x की वैल्यू क्या है? x, y, z। और 0 तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करके इसे हमें इसका रैंक निकालना है। तो रैंक तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, यूक्लान फॉर्म से या तो उससे कैनोनिकल फॉर्म से। तो इसमें हम केवल एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, वो है रो। तो और जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे उसका इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एक्स वाई जेड और 0 0 0 पे, केवल हम इस पे असर पड़ेगा। तब हम देख सकते हैं कि हमें पहले रैंक बनाने के लिए रैंक निकालने के लिए क्या करना होगा? ये जो 1 है यहाँ पर उसके नीचे दोनों को 0 0 करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन मतलब R2 माइनस 2R1 हम कर दें तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 1 है तो हम क्या कर सकते हैं, R3 माइनस R1 कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज़ किया, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 इसके लिए, और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो यहाँ पर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? 1 3 माइनस 2, जो मैंने उसमें कोई चेंज ही नहीं किया है। 0 माइनस 7 8, 0 माइनस 14 और 16। एक्स वाई जेड जैसा मैंने बोला था वैसे ही उतार दिया गया है, और 0 0 0। अब आप देख सकते हैं कि रो जो R3 है वो जस्ट डबल है R2 का। तो हम क्या कर सकते हैं, R3 टेंस टू R3 माइनस R2 कर सकते हैं, 2R2। तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा सीधा हमें यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा और यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा, और यहाँ 0 है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो हम देख सकते हैं क्या हमें मिलेगा, 1 3 माइनस 2, 0 माइनस 7 8, 0 0 0। अब अगर हम उसको चेंज करना चाहें यूक्लान फॉर्म में तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं उनको हम 1 के इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे माइनस 7 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 बनाने के लिए -1/7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम जान ही जाएंगे कि यहाँ पर इसका रैंक क्या है ए का। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं हमारे पास, 2। तो जब इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2, तो यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 2। तो इसके रैंक क्या हो जाएगी, 2। अब आप देख सकते हैं कि हमको n माइनस आर की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ देखिए n की क्या वैल्यू है, 3, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 अननोन वेरिएबल्स मिले हुए हैं, x, y और z। तो n माइनस आर की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1। तो इससे क्या होता है कि हम इक्वेशन स्टेटमेंट सेकंड याद करें तो n माइनस आर की वैल्यू अगर हमें कुछ मिल रही है पॉजिटिव में तो वो क्या होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होती है। तो हमें 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम उसी ये जो हमने इसे यूक्लान फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इसी से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस 0 के इक्वल कर देते हैं। तो जैसे करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और माइनस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ ये दो इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर हमें जब ये दो इक्वेशन मिला तो हम किसी भी एक वेरिएबल को हम एक कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, टेक z इज इक्वल टू 0।
अब जब z इक्वल टू c, अब हमने जब z इक्वल टू c रखा है तब यहाँ पर हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों की वैल्यू c के टर्म्स में निकालनी होगी। जैसा हमने निकाला यहाँ पर 7y प्लस 8c इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 8c बाई 7, और दूसरे में x इज इक्वल टू 2z माइनस 3y, तो z की वैल्यू क्या है यहाँ पर c और y की वैल्यू 8c बाई 7। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने पुटअप कर ली हैं, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जा रही है, -10c बाई 7। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व कंप्लीटली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। अब हमें ये चार इक्वेशन मिले हैं, तो अब इसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हमें a की वैल्यू लिखनी होगी, तो a की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से 1 1 1, 2 माइनस 1 3, 3 माइनस 5 4, 1 17 4। जैसा आप देख सकते हैं ये 4x3 की वैल्यू 4x3 का एक मैट्रिक्स है। इसके कोफिशिएंट्स के हम वैल्यू रख के लिखे हैं। अब यहाँ पर कितने अननोन वेरिएबल्स हैं, 3, तो x क्या हो जाएगा, x y और z 3x1 के ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे। और 0 क्या होगा, 0 जैसे हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखा था कि जो कोई भी दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पहली मैट्रिक्स है और जो दूसरी मैट्रिक्स, उसमें पहली मैट्रिक्स का जो दूसरा वाला है उसमें दूसरे मैट्रिक्स से पहले वाले उससे मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ 4x3 है, यहाँ 3x1 है, तो इसका ऑर्डर क्या, हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, हम 3 और 3 को ना लिख के 4x1 लिखेंगे। मतलब ये दोनों अगर सेम हो जाए तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या मिलेगा आंसर, किस ऑर्डर का, 4x1 का। तो 4x1 का हम 0 0 0 लिख लेंगे। अब हम इसे मैट्रिक्स इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, ax इज इक्वल टू 0। अब हम ax इज इक्वल टू 0 में a की वैल्यू, x की वैल्यू और 0 की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 1 1, 2 माइनस 1 माइनस 3, 3 माइनस 5 4, 1 17 और 4। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है इनमें, ताकि हम इसे यूक्लिड फॉर्म या फिर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ताकि हम इसे इसकी रैंक निकाल सकें। तो हमें यहाँ पर ये तीनों में पहले 0 बनाना होगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R2 माइनस क्या करें हम 2R1, तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, बाकी का तो हम माइनस करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर अगर हमें 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, और फिर यहाँ पर 1 ही है तो हम क्या करेंगे, R4 माइनस R1 कर देंगे। तो जैसे ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 0 0 0, 1 माइनस 3, -1 माइनस 2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर -5 आ जा रहा है। और सारे ट्रांसफॉर्मेशन ये ऊपर वाले यूज करके हमें क्या आ जा रहा है, -3 -5, 0 -8 1, 0 16 और 3। अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है कि नीचे जो R4 है उसमें अगर हम 2R3 कर दें तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा, प्लस 2R2 कर दें तो यहाँ -16 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 0 0 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 प्लस 2R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा नीचे। तो देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, 0 16 3। हमने और किसी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया तो बाकी सारे ऐसे ही हमने उतार दिए। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमें यहाँ पर 5 मिल जा रही है। अब हमें 5 अगर मिल रही है यहाँ पर तो हम अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हम यहाँ पर 1/5 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू 1। और अगर हमें 1 यहाँ वैल्यू मिल जा रही है तो 1 की वैल्यू जो है वो हम अगर यहाँ से माइनस कर दें 1 माइनस, तो यहाँ पे भी हमें 0 मिल जाएगा। और इसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 का प्लस यहाँ पर कर दें तो हमें यहाँ पर भी वैल्यू 0 मिल जाएगी। और यहाँ पर 1 है तो अगर 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो हम देख सकते हैं इन तीन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया है। R3 टेंस टू R3 माइनस R4, R3 माइनस R4, यहाँ पर 1 हमने बनाया है, ये 1। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। और फिर R2 टेंस टू R2 प्लस 5R4, R2 टेंस टू R2 प्लस 5R4, ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं R3 टेंस टू R3 माइनस R4 कर देंगे तो यहाँ 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0।
तो रिजल्ट्स ये हैं कि 1 1 0 0 -3 0 0 -8 0 0 0 1। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक्स वाई जेड में कोई अंतर ही नहीं है और यहाँ पर भी हमें 4 0 मिल जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि देखते हैं रो 2 में -3 ही है केवल, तो हम -1/3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर रो 3 में भी हम अगर -1/8 से डिवाइड कर दें तो हमें भी 1 मिल जाएगा। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं। R2 टेंस टू -1/3 R2, R3 टेंस टू -1/R3। तो हमें क्या मिल जाएगा 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। अब हम किसी एक को लेके दूसरे में हम माइनस कर दें तो हमें 1 की जगह 0 मिल जाएगा। तो अगर हम R1 माइनस R2 कर दें, R1 माइनस R2, तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा एक और फिर R3 माइनस R2 कर दें, R3 माइनस R2, तो हमें यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। तो इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट आ रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब अगर हम R3 और R4 को बदल दें, R3 और R4 की जगह हम बदल दें, तो ये 0 0 0 नीचे आ जाएगा और 0 0 1 ऊपर चला आएगा। और अगर ऐसे करें तो हम देख सकते हैं कि ये हमें कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्टेड होके मिल गया है। अब हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है यहाँ पर 3, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 3। अब हमें हमारे पास कितने वो हैं नंबर ऑफ नॉन वेरिएबल्स 3 और हमारे पास रैंक कितनी आ रही है 3, तो n माइनस आर क्या होगा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तब लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमें मिलेगा क्योंकि n माइनस आर हमें मिल रहा है यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। और फिर उसके बाद हमने जैसा कहा था कि हमें जब ये मिनिमम फॉर्म में हम कन्वर्ट कर चुके होंगे इससे, तब क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर x इंटू 1 x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं सो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सॉल्व कंप्लीटली द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस z माइनस 6w इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3w इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 14z माइनस 9w इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 13z प्लस 3w इज इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें इन जितने भी वो हैं अननोन वेरिएबल्स उनके कोफिशिएंट्स को हम एक अरेंजमेंट पे लिखेंगे। जैसे 3 4 -1 6। अब जैसे x का है तो x के नीचे ही हम लिखेंगे x का 2 3 2 -3 2 3 2 -3। वैसे ही 2 1 -14 -9 1 3 13 और 3। अब कितने हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं 4, x y z और w। तो उसको हम x के फॉर्म में लिखेंगे और 0 हमें क्या मिलेगा, जैसे ये 4 क्रॉस 4 का ऑर्डर है और ये हमारे पास 4 क्रॉस 1 का है, तो हमारे पास 0 जो मिलेगा वो क्या होगा 4 क्रॉस 1 के ऑर्डर का। तब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन में जो होता है ax इज इक्वल टू 0 लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो इसको हम उसके फॉर्म में वैल्यू पुट अप करके लिख सकते हैं 3 4 -1 -6 2 3 2 -3 2 1 -14 -9 1 3 13 और 3। अब वैसे ही x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो x y z और w इज इक्वल टू 0 0 0। अब अगर हम इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, जैसे क्या कर सकते हैं हम कि R2 में अगर हम R3 से माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 0 3 -1 2 2 -14 तो यहाँ 16 आ जाएगा, -3 -9 तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर। और हम दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम यूज करें R3 टेंस टू R3 माइनस 2R4, यानी R3 टेंस टू R3 जो है उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके R4 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ऐसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा, हम कर लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास है 3 4 -1 -6 0 0 0 2 16 6 0 -5 -40 -15 1 3 13 और 3। x y z में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम वैसे ही उसको लिख देते हैं
0 0 0। अब एक और इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, R4 टेंस टू 3R4 माइनस R1। यानी हमें क्या करना है कि R4 जो है उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 9 39 और यहाँ पर 9। इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करके R1 से माइनस कर देंगे तो हमें क्या यहाँ पर भी 0 1 मिल जाएगा। तो वैसे ही हम करते हैं 3 4 -1 -6, क्योंकि यहाँ मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं किया है। सेकंड रो में भी मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं किया है और थर्ड में भी नहीं किया है। मैंने किसमें किया है, R4 में, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके R1 से माइनस कर दिया है। तो यहाँ हमें क्या मिल जा रहा है, 0 5 14 40 और 15। अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो R2 में अगर हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 8 और 3। और यहाँ पर अगर हम R4 में R3 ऐड कर दें तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 0 और 0, क्योंकि -5 5 क्या होता है 0, 40 प्लस -40 क्या होगा 0, 15 -15 क्या होगा 0। तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिल जा रहा है यहाँ पर। और फिर उसके बाद अगर हम R3 में एक और ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लें, वो क्या होगा कि -1/5 से हम डिवाइड करते हैं पूरे में, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 8 और 3। तो इसका रिजल्ट ये है 3 4 -1 6 0 1 8 3 0 1 8 3 0 0 0 XYZW इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब अगर हम देख सकते हैं कि R2 और R3 जो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, R3 माइनस अगर R2 कर दें तो ये भी हमें वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी हमें 0 0 0 मिल जाएगा। तो वही करते हैं, 3 4 -1 6 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 XYZW इज इक्वल टू 0 0 0 0। अगर हम यहाँ पर R1 -4R2 कर दें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर 4 -4R1 हम R2 कर दें तो यहाँ पर वैल्यू हमें 0 मिल जा रही है। तो एक और हम 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, R1 -4R2 कर दें तो हमें यहाँ पर 3 में कोई चेंज नहीं दिखेगा, 3 0 -33 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। 32 -1 -32 क्या आ जाएगा, -33। 6 -12 क्या आ जाएगा, -6। और सेकेंड रो में मैंने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो यहाँ पर 183 हम लिख देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि R1 में अगर हम 1/3 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा, यहाँ हमें -11 मिल जाएगा, यहाँ पर हमें -2 मिल जाएगा। तो रिजल्ट देख सकते हैं 1 0 -11 -2 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 XYZW इज इक्वल टू 0 0 0। अब हम देख सकते हैं कि हमें यूक्लॉन फॉर्म में कन्वर्टेड हो चुका है। तब हम इसका रैंक पता कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास कितने हैं, 2, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हैं, 4, और रैंक जो है वो क्या है, 2। तो n इज ग्रेटर देन r, तो n माइनस आर क्या हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे, 2। हमारे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे हमें। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इसे यूक्लिडियन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें पूरे में मल्टीप्लाई करना होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम क्या करके क्या निकाल सकते हैं, x - 11z - 2w इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा y + 8z + 3w इज इक्वल टू 0। अब जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हमें किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट की इक्वल्स दिखाना होगा। तो हम पहला वेरिएबल कौन सा ले सकते हैं, z इज इक्वल टू C1 और w इज इक्वल टू C2। अगर हम z इज इक्वल टू C1 ले रहे हैं और w इज इक्वल टू C2 ले रहे हैं तो हम x और y को भी C1 और C2 के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 11z + 2w, और z की जगह और w की जगह अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिल जा रहा है, 2c2 + 11c1। और वैसे ही y में हम अगर y की जगह हम वैल्यू पुट कर दें w और z की, तो हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू -3w - 8z, यानी -3c2 - 8c1। इसी से ये इक्वेशंस हमें मिल जा रहे हैं, जो ये आंसर है इस क्वेश्चन के।
अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम जानेंगे अजमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में, उसके और रैंक में डिफरेंस क्या होगा, मतलब अजमेंटेड मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स में जो हम रैंक निकालते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम। थैंक यू।